नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर शायद जिसका जवाब सबसे मुश्किल है। सवाल है, आज़ादी का असली मतलब क्या है? और इस सफर में हमारे गाइड हैं महात्मा गांधी। हमारे पास उनकी किताब हिंद स्वराज के 2 अध्याय हैं। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये तो एक तरह की बहस है, 2 किरदारों के बीच। बिल्कुल। एक तरफ है पाठक, जो जोश और गुस्से से भरा एक नौजवान है। और उसके लिए आज़ादी का मतलब है बस अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकना। और दूसरी तरफ है संपादक, जो गांधी जी की अपनी शांत सधी हुई आवाज है। और यही बहस, यही बातचीत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ शासकों का चेहरा बदलना है, या उस पूरी व्यवस्था को बदलना है, उस सोच को बदलना है जिसके तहत हम पर राज हो रहा था। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी अजीब सी जगह से, देश में फैली बेचैनी और अशांति से, जिसे पाठक एक बहुत बुरी चीज मानता है। पर क्या सच में ऐसा है? तो अध्याय 3 में पाठक बहुत परेशान है। वो कह रहा है कि देश में हर तरफ हंगामा है, असंतोष है, लोग बेचैन हैं। हाँ, उसे लगता है कि ये देश को कमजोर कर रहा है। और सच कहूं तो हम भी तो यही सोचते हैं। किसी भी समाज में अगर लगातार अशांति रहे तो वो खतरनाक नहीं हो सकता? यही तो इस बातचीत का सबसे दिलचस्प मोड़ है। गांधी जी यानी संपादक इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि ये जो असंतोष है, ये जो बेचैनी है, ये असल में एक जिंदा राष्ट्र की निशानी है। अच्छा। वो इसकी तुलना करते हैं बुखार से। बुखार से? हाँ, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे बुखार आता है। अब बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है। वो तो एक संकेत है। बिल्कुल, वो इस बात का संकेत है कि हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ रहा है, कि शरीर जिंदा है, वो अपनी रक्षा कर रहा है। मतलब अगर शरीर ठंडा पड़ जाए, कोई रिएक्शन ही ना दे, तो वो ज्यादा चिंता की बात है। एग्जैक्टली। उसी तरह अगर कोई राष्ट्र गुलामी में चुपचाप पड़ा रहे, कोई बेचैनी ना दिखाए, तो मतलब वो राष्ट्र या तो मर चुका है या गहरी बेहोशी में है। तो भारत में जो अशांति थी, वो एक तरह से वो इस बात का सबूत थी कि भारत गुलामी की नींद से जाग रहा है। ये एक जागृति का लक्षण था। और उन्होंने एक और मिसाल दी है अंगड़ाई की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, जैसे कोई इंसान गहरी नींद से जागने के बाद अपने शरीर को फैलाता है, अंगड़ाई लेता है, ताकि वो काम के लिए तैयार हो सके। हाँ, तो ये अशांति भारत की वही अंगड़ाई थी। ये सुधार की तैयारी थी, वो पहली हलचल जो एक बड़े बदलाव से पहले होती है। तो गांधी जी का संदेश साफ है, इस ऊर्जा को, इस असंतोष को दबाओ मत, ये कीमती है, इसे बस सही दिशा दो। ये बात तो समझ में आती है कि असंतोष एक जागृति का संकेत है, लेकिन हर जागृति का, हर लड़ाई का एक लक्ष्य तो होता है। बिल्कुल। तो अगर ये अंगड़ाई है, तो हम किस दिशा में जाने की तैयारी कर रहे हैं? मतलब स्वराज आखिर है क्या? और इसी सवाल का जवाब पाठक बड़े जोश से देता है अध्याय 4 में। हाँ, उसके लिए तो मतलब एकदम सीधा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कहता है हमें अंग्रेजों को भारत से निकाल देना है, बस खत्म। उसके बाद हमारी अपनी सेना होगी, अपनी नेवी, अपना झंडा, अपनी शान। हम भारत पर ठीक वैसे ही राज करेंगे जैसे अंग्रेज करते थे। बस वो राज हमारा होगा। हाँ, मतलब पावर का ट्रांसफर, सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में। और यहीं इसी बिंदु पर संपादक एक झटके में इस पूरे विचार को खारिज कर देते हैं। वो क्या कहते हैं? बहुत साफ शब्दों में, ये स्वराज नहीं है। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर इस किताब की पूरी आत्मा इसी में है। यहाँ से गांधी जी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम आजादी समझ रहे हैं, कहीं वो गुलामी का ही कोई नया रूप तो नहीं। एक मिनट, लेकिन क्या ये जरूरी पहला कदम नहीं है? पहले राजनीतिक सत्ता हासिल करना, सिस्टम में सुधार तो तभी होगा ना जब पावर आपके हाथ में हो। शायद पाठक यहाँ ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रख रहा था। और यही उस समय के बहुत से राष्ट्रवादियों का नजरिया भी था कि पहले सत्ता ले लो, फिर सुधार की बात करेंगे। हाँ, लेकिन गांधी जी की नजर बहुत दूर की थी। वो देख रहे थे कि असली समस्या अंग्रेज लोग नहीं है। तो क्या है? वो व्यवस्था है, वो सभ्यता है जिसे वो अपने साथ लाए हैं। और इसी को समझाने के लिए संपादक उस मशहूर बाघ की मिसाल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बाघ वाली मिसाल, ये मैंने पढ़ी है और ये दिमाग में अटक जाती है। क्या है ये, जरा इसे खोलकर समझाइए। संपादक कहते हैं, तुम्हें बाघ का स्वभाव चाहिए पर बाघ नहीं। तुम्हें बाघ का स्वभाव चाहिए पर बाघ नहीं। हाँ, इसकी गहराई को समझिए। मतलब तुम उस शिकारी, उस बाघ को तो हटाना चाहते हो, लेकिन तुम खुद वही शिकारी बनना चाहते हो। तुम बाघ का स्वभाव अपनाना चाहते हो, उसकी क्रूरता, उसकी ताकत, उसकी दूसरों पर हावी होने की आदत। मतलब
आप ब्रिटिश सिस्टम चाहते हैं, उनके जैसी ही शक्तिशाली सेना, उनके जैसे ही कानून और अदालतें, उनका जैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। आप ये सब कुछ चाहते हैं, बस आप उस सिस्टम को चलाने वाला गोरा आदमी नहीं चाहते हैं। एकदम सही कहा। आप बस गोरे साहब की कुर्सी पर एक भूरा साहब बिठाना चाहते हैं। लेकिन कुर्सी तो वही रहेगी। कुर्सी तो वही रहेगी, और उस कुर्सी का स्वभाव दमनकारी है, वो ताकत का नशा देती है। तो अगर कुर्सी वही है, व्यवस्था वही है, तो उस पर बैठने वाले का रंग बदलने से आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? वो तो पहले भी पिस रहा था और शायद आगे भी पिसता रहेगा। यही तो बात है। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि असली लड़ाई अंग्रेजों से नहीं, बल्कि उस अंग्रेजियत से है जो हमारे मन में घर कर सकती है। बिल्कुल। पाठक जो मांग रहा है वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है, अंग्रेजों का भारत से चले जाना। संपादक के लिए ये सच्चा स्वराज हो ही नहीं सकता। सच्चा स्वराज तो स्वराज है, खुद पर राज करना, अपनी इंद्रियों पर, अपने गुस्से पर, अपने लालच पर काबू पाना। जब एक इंसान खुद पर राज करना सीख जाता है, तभी समाज सही मायनों में आजाद होता है। और फिर संपादक वो बात कहते हैं जो शायद इस पूरी किताब का, इस पूरी बहस का सार है। एक ऐसी बात जो आज भी हमें झकझोर देती है। वो कहते हैं, तुम भारत को अंग्रेजी बनाना चाहते हो, और जब वो अंग्रेजी बन जाएगा तो उसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि इंग्लिस्तान कहा जाएगा। ये वो स्वराज नहीं है जो मैं चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा, बहुत भारी बयान है। अब सवाल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं रहा। अब सवाल देश की आत्मा का है, उसकी पहचान का है। हाँ, गांधी जी पूछ रहे हैं कि अगर हम आज़ादी के नाम पर अपने शोषक की हूबहू नकल कर लें, उनकी भाषा, उनके कानून, उनकी संसद, उनकी आर्थिक सोच, तो क्या हम सच में आजाद हुए, या हमने बस एक नए चोले में, एक भारतीय नाम के साथ उसी पुरानी गुलामी को खुशी खुशी अपना लिया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। गांधी जी का विरोध किसी भाषा या कपड़े से नहीं था, वो खुद अंग्रेजी में लिखते बोलते थे। उनका विरोध था अंधी नकल से। अच्छा। इस सोच से था कि पश्चिम की हर चीज बेहतर है और भारत की हर चीज पिछड़ी हुई है। वो कह रहे थे कि अपनी सभ्यता की नींव को मत छोड़ो, अपनी न्याय व्यवस्था, अपनी शिक्षा, अपनी शासन व्यवस्था अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाओ। हाँ, किसी और की नकल करके तुम हमेशा दूसरे दर्जे के ही रहोगे, कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे। और अगर आम आदमी के नजरिए से देखें, एक दूर दराज के गांव में बैठे किसान के लिए क्या फर्क पड़ता है कि दिल्ली की गद्दी पर लॉर्ड कर्जन बैठा है या कोई भारतीय बाबू? सही बात है। अगर उसे उतने ही टैक्स देने हैं, अगर पुलिस का रवैया उतना ही जालिम है, तो शासक का चेहरा बदलने से उसकी गुलामी कहाँ खत्म हुई? ये असली मुद्दा है। सच्चा स्वराज व्यवस्था में मौलिक बदलाव की मांग करता है, सिर्फ चेहरे बदलने की नहीं। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग करता है, ताकि ताकत गांव के आम आदमी के हाथ में हो, न कि दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के। ये उस बाघ के स्वभाव को ही खत्म करने की बात करता है, न कि एक नया बाघ पालने की। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटे तो हम कहाँ पहुंचते हैं? मुझे दो मुख्य बातें समझ में आई। पहली कि जिसे हम हंगामा या अशांति समझकर घबराते हैं, वो असल में एक जागते हुए जिंदा राष्ट्र की निशानी हो सकती है। वो एक जरूरी बुखार है। बिल्कुल। और दूसरी की आजादी की परिभाषा पर एक गहरी खाई है। हाँ, एक तरफ है राजनीतिक आजादी, जिसका मतलब है अंग्रेजों को हटाकर उनका सिस्टम अपना लेना, और दूसरी तरफ है सच्चा स्वराज, जिसका मतलब है उस पूरे सिस्टम को ही बदलकर एक नई, अपनी न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना। तो लक्ष्य एक भारतीयों द्वारा चलाया जाने वाला ब्रिटिश सिस्टम बनाना था, यानी एक इंग्लिस्तान तैयार करना था, या फिर एक मौलिक रूप से नया हिंदुस्तान बनाना था। ये बातचीत सोचने पर मजबूर करती है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम शायद इसी सवाल से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इन्हीं स्रोतों की आत्मा से निकला है। गांधी जी ने ब्रिटिश व्यवस्था और उसकी सोच की अंधी नकल करने के खिलाफ हमें आगाह किया था। तो सोचने वाली बात यह है कि आज का भारत अपनी संस्थाओं में, अपनी सोच में, अपने सपनों में, अपनी आत्मा में हिंदुस्तान है, या फिर वो इंग्लिस्तान बन गया है, जिसका डर संपादक ने उस छोटी सी किताब में जताया था।